सलाम मसनून एवरीवन। सारे लोग खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग खैरियत से होंगे। चलिए सिलसिलेवार जैसा हमारा क्लास चल रहा था, फिर आज हम लोग एक नए क्लास के साथ, एक नए एक्साइटमेंट के साथ फिर आज हम लोग क्लास में जुड़े हैं। आज का भी हमारा क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो आज का लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है, यूनिट 2 से हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंशाल्लाह तकमील करेंगे आज शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब को, जिनको खाकानी हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बारे में आज हम लोग बड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें इनके बारे में समझने वाले हैं और इम्तहान में जितने भी पॉइंट बनने वाले हैं इनसे, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग क्लास में फोकस करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें साउंड वगैरह विजिबल हैं, सारी चीज़ें जब डन हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस क्लास से हमें बेनिफिट हो रही है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा हो सके तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको मुतय्यना वक्त पर मिल जाए। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि कसीदा में हमारे दो ही शख्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खाकानी हिंद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब के बारे में। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोग कल रुजू करेंगे मसनवी की तरफ, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और जितना भी पॉइंट मैंने आपके सामने लिख रखा है, ये हमारा पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको हम समझेंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो गाहे बगाहे मैं बता दूंगा, हो सके अगर आपको लगे कि ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा। एक स्टूडेंट अपने साथ हमेशा कॉपी पेन लेकर के बैठता है, तो आप अपने कॉपी पेन को अपने साथ लेकर के बैठिएगा, आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है ये। चलिए, एक बच्चे का कल कमेंट आया था कि सर इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर आए दिन पेपर लीक हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो जा रहा है। अभी जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ये में दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा SSC को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। तो चलिए क्या कीजिएगा, अपना काम है करते रहना। सरकार भी अगर इस तरह के काम कर रही है तो आदमी कर क्या सकता है। बहुत अफसोसनाक भी बात है हम लोगों के लिए कि आपने सुना होगा कि वहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ, तलबा के साथ साथ असातिज़ा को भी गिरफ्तार किया गया, उठा लिया गया, या फिर उनको कह सकते हैं आप लोग कि असातिज़ा के साथ भी मतलब बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया गया। उन्हें गाड़ियों में भर करके ना जाने कहाँ लेकर के गया, मतलब ओझल कर दिया गया, नज़रों से ओझल कर दिया गया, क्वारंटीन कर दिया गया। अब मालूम नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आए दिन आप हर स्टेट लेवल पे भी देख लीजिए, आए दिन हर पेपर का लीक हो जाना, हर पेपर का आउट हो जाना, बच्चा इतना दूर से। आपको बता दें ये बहुत बड़ी साजिश है। अल्लाह खैर करे आने वाले ज़माने में क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके जल्दी से तैयारी करके भैया एग्ज़ाम दे लीजिए और अपने लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाने का कोशिश कीजिए। वरना आने वाले ज़माने में आए दिन हम लोग सुनते हैं फलाने स्टेट के अंदर पेपर लीक है, फलाने जगह। आपको मालूम है एक बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र में सारे स्टूडेंट मुलविस हो जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 2024 का जून वाला सेशन में नीट पेपर के साथ साथ जो मेडिकल डिपार्टमेंट वाले लोग देते हैं, नेट का भी पेपर हमारा ऑलरेडी क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो हर याद रखिएगा, जब सेंट्रल से जब समझ लीजिए एक तरह से केंद्र से जब हमारा पेपर सुरक्षित नहीं रहा तो फिर स्टेट में यूपी, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, हर जगह तो पेपर आए दिन लीक हो जा रहा है। बंगाल की बात कर लीजिए, क्या कीजिएगा। और आंदोलन करने जाइए, अपना हक मांगने जाइए तो उसके बदले में लाठी मिलता है। यही हमारा देश का रवैया है, क्या कीजिएगा।
कभी भी देखिए, एक बात बता दूं आप लोगों को, चलते चलाते मैं बताऊं आप लोगों को एक बात कि कभी भी एक गवर्नमेंट को, खा वो स्टेट से हो या केंद्र से हो, मुसलसल बैठने का अगर मौके फराहम कीजिएगा तो डेफिनेटली करप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, करप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए लोकतंत्र के अंदर आए इलेक्शन में, हर इलेक्शन के बाद हमारी सरकार बदलनी चाहिए, और ये बदलने का काम हमारा है, हम लोगों का काम है, हम लोगों को बदलना चाहिए। अगर किसी एक सरकार को बैठा दीजिएगा करप्शन बढ़ जाएगा, ये याद रखिए। क्या कीजिएगा, स्टूडेंट से हाँ हक मांगने जाइएगा। अब देखिए इस बार बच्चों का पेपर के साथ क्या किया, बिहार वालों को दिल्ली भेज दिया, दिल्ली वालों को बंगाल भेज दिया, बंगाल वालों को राजस्थान भेज दिया। मतलब तुमको पहुंचने में ही इशू हो जाएगा। और सरकार बाद में जब हम लोग जॉब के लिए हल्ला करेंगे, रोजगार के लिए हल्ला करेंगे, तो सरकार जानते हो क्या बना करके देगी कि बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो देख लीजिए हमारा डेटा है, इस बार एग्जाम में इतना बच्चा 40%, 45% बच्चे प्रेजेंट थे, 60% मतलब एब्सेंट थे। अरे गधो, जरा बुद्धि लगाने का दिमाग, सरकार चला रहे हो, कोई मतलब खेत खलिहान और खेत का जिम्मेदारी नहीं ले रखा है, पूरा देश चला रहा, वो भी हिंदुस्तान जैसा देश। जरा बराबर भी मेंटलिटी है, जरा दिमाग है, सोचने का सलाहियत है, तो जरा सोचने की बात है। और मैं कहूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ताकि सरकार तक बात पहुँचे। आप सरकार चला रहे हो, जर्रा बराबर भी शर्म नाम का चीज़ नहीं है, पी गए हो सारी की सारी चीज़ें। आप एक बच्चे को आप यहाँ से भेज रहे हैं, वो 2 दिन का यात्रा करके, सफ़र करके, और वो जा रहा है एग्ज़ाम देने, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। माशाल्लाह रेलवे भी हमारा उतना ही अच्छा है, डिपार्टमेंट तो यहाँ कहना ही नहीं, हर एक से एक बढ़ करके हैं। गारंटी नहीं यहाँ पे कि आज बच्चा गाड़ी बैठा है, कल सुबह का टाइम दिखला रहा 7 बजे पहुंचने का, बच्चा वो गाड़ी से नहीं जाएगा डर से, उसका 9 बजे से एग्जाम है। हमारा तो कंडीशन ये है। सेंट्रल लेवल पे ये हो रहा, करप्शन इस कदर बढ़ा हुआ है। हद तो ये हो जाती है ना कि बच्चों को पहुंचने का मौके फराहम नहीं करते, बच्चे को समय पर पहुंचने के लिए सोर्सेज पैदा नहीं करते हैं, और बाद में कंप्लेन करते हैं कि बच्चे पढ़ने लिखने में नहीं आगे हैं। हर देश का, हर स्टेट का जो गवर्नमेंट आती है, ये लेकर के आती है कि हम फलाने चीज की फैसिलिटी देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जीत जाने के बाद, इलेक्शन में जीत जाने के बाद, वही ऑलरेडी करप्शन को बढ़ावा देती है। देश का तो ये हाल है। सारे सिस्टम, जितने सिस्टम चलाने वाले हैं ना, जितने संचालक हैं, सारे के सारे करप्ट हो गए हैं, सारे के सारे करप्ट होकर के बैठे हुए हैं। बस अपना पेट भरना, अपना पेट भरना है, अपना हर 2 साल 5 साल पे अपनी सैलरी के लिए जाकर के राज्यसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ऑलरेडी इजाजतनामा ले लेते हैं कि हाँ हमारी वृद्धि होनी चाहिए, हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और जिससे तुम ले रहे हो उसके बारे में कौन सोचेगा? जर्रा बराबर भी सोचने की सलाहियत नहीं है, बेशर्म लोग हैं। शर्म आती है ऐसी सिस्टम पे। उस्ताद हर कंट्री का कहा जाता है कि उस्ताद पिलर होता है, टीचर्स हमारे पिलर होते हैं देश का, और इन्हीं के साथ दुरुपयोग किया जा रहा। हद तो ये हो गई कि बच्चों को लाठी चार्ज करके वहां से उनके असातिज़ा को उठा लिया जा रहा, ताकि बच्चों को बोलने का मौका ना मिले। हर एग्जाम के अंदर बच्चे इतने पैसे देते हैं, हर सिस्टम, हर चीज के लिए बच्चे पैसे देते हैं, और उनको वहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। हर पेपर के अंदर, कोई भी एग्जाम देने जाइए, हर पेपर के अंदर आपको ऑलरेडी 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन गलत मिलेंगे, और उनको चैलेंज करने के लिए पैसा लीजिए। बेशर्मी तो यहां तक के पहुंच गई है, कमाने का धंधा बना दिया है सब सारी चीजों को। देश को लूटने से पेट नहीं भर रहा, तो अब ऑलरेडी हर चीज के अंदर बस करप्शन लेकर के आइए, किसी तरह कमाना है, कमाना है, कमाना है। अल्लाह खैर करे, इन लोगों को अकल बुद्धि दे, समझदारी दे।
आइए बात करते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर आते हैं, हम लोग फोकस करते हैं, बात करते हैं इन सारी चीजों पे। देखिए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए खाकानी हिंद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इनकी पैदाइश, अगर इनकी पैदाइश की हम लोग बात कर लें तो इनकी पैदाइश सन 1789 है और ये दिल्ली में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? 1789 में दिल्ली में ये पैदा हुए थे। और याद रखिएगा सन 1854 में, मैंने देखिए ऑलरेडी उर्दू में लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1854 में दिल्ली में ही वफात हो गई थी इनकी। मतलब इनकी जाए पैदाइश और जाए वफात दोनों सेम जगह है, दिल्ली में ही है। सन 1789 याद रखिएगा और सन 1854 ये याद रखिएगा। इनके वालिद की अगर हम लोग बात कर ले तो इनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमदान है। वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमदान है। अगर इनकी इब्तदाई असासा की बात कर ली जाए तो इनमें इब्तदाई तालीम पाने वाले जो देने वाले जो इनके उस्ताद थे, उस्ताद मोहतरम थे, वो गुलाम रसूल साहब थे। और दरसियात से मुताल्लिक जो इनको ज्ञान दिए थे उनका जो नाम था वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ था, मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़। और याद रखिएगा शाह नसीर देहलवी, ये बात याद रखिएगा, ये पॉइंटेड वर्ड है। 3 असातिज़ा में अगर हम लोग बात कर लें तो शाह नसीर देहलवी जो थे, इनसे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब ने शेर इस्लाह लिया था। मतलब शेर कहने का अंदाज़े तकल्लुम क्या होने चाहिए, मतलब शेर जब ये लिखते थे, जब अशार बोला करते थे, लिखा करते थे, तो शाह नसीर से इस्लाह लिया करते। तो आप ये कह सकते हो कि इनके शेरी उस्ताद शाह नसीर साहब हैं। और इनके अगर इब्तदाई असातिज़ा की बात कर लिया जाए तो गुलाम रसूल साहब हैं और मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुआ। इनका नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनकी पैदाइश सन 1789 दिल्ली में पैदा हुए। इनकी वफात सन 1854 दिल्ली में ही हुआ। वालिद मोहतरम का नाम शेख मोहम्मद रमदान। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने बताया कि वही चीज़ को मैंने लिख रखा है आपके सामने। अगर हम लोग बात कर लें आगे वाला पॉइंट को देखें तो शहजादा वली मिर्जा अबू जफर के दरबार तक इनकी रसाई, मतलब इनकी रसाई, इनकी पहुंच, मतलब वहां तक इनको जो पहुंचाने वाले थे वो थे मीर कासिम साहब। इनके बचपन के दोस्त थे, इनके बचपन के क्या थे? मित्र थे, साथी थे। इनके जरिए से इनकी रसाई हुई थी। कहाँ हुई थी? मिर्जा अबू जफर के दरबार तक, मिर्जा अबू जफर के दरबार तक। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनके दोस्त मीर कासिम के जरिए इनकी रसाई को किस दरबार से हुई थी या किस दरबार तक हुई थी? तो याद रखिएगा वो दरबार था मिर्जा अबू जफर साहब का, मिर्जा अबू जफर साहब का था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इनके अगर हम लोग बात कर लें तो इनके बारे में कहा जाता है, मतलब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब के बारे में कहा जाता है कि इनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म था। बहुत सारी चीज़ों का इल्म मतलब जैसे अगर हम लोग बात कर लें इल्म नजूम के बारे में जानते थे। इल्म नजूम क्या होता है वो समझोगे, या हमारे टॉपिक से तो रिलेटेड है नहीं, बस इतना जान लीजिए। इल्म नजूम के बारे में जानते थे, इल्म हियत के बारे में जानते थे, तसव्वुफ के बारे में जानते थे, इल्म तफसीर भी इनके पास था, हदीस का भी इल्म रखते थे, इल्म तारीख के बारे में, इतिहास के बारे में भी इनको जानकारी थी। और इसी तरह मंतिक के बारे में भी, फ़लसफ़े के बारे में इल्म फ़िक़ह से भी इनका ताल्लुक़ था, मतलब फ़िक़ही नॉलेज भी इनके पास था। मतलब इन सारी चीज़ों का नॉलेज, ज्ञान या फिर इल्म खाकानी हिंद साहब रखा करते थे। ये बात याद रखिएगा, इतने सारी चीज़ों का इल्म यही रखते थे। अब ये क्वेश्चन एकदम एक्सेप्शन हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। अपवाद होने का मतलब ये एकदम सारे से हट करके हो जाएगा। जैसे अगर आपसे इन सारी चीज़ों को पूछ ले कि इल्म फ़िक़ह, इल्म हदीस, इल्म नजूम या फिर इसी तरह इल्म लिसानियात का जानकार कौन थे, तो याद रखिएगा हम लोगों ने मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के बारे में नहीं पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन वहीं से अपवाद हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा कि ये इनके साथ मुख्तस है, ज़ौक़ साहब के साथ मुख्तस है। तो ये आपका ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, विदाउट याद किए हुए भी इस क्वेश्चन को आप कर जाओगे अगर एक बार आपने सुन रखा है तो। ये बात अच्छा, इनके एक उस्ताद थे, और उस्ताद के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, गुलाम रसूल साहब।
इनके एक उस्ताद गुलाम रसूल साहब थे, इब्तदाई तालीम भी इन्हीं से इन्होंने हासिल कर रखी थी। तो ये जो थे ना, इनका जो तखल्लुस था गुलाम रसूल साहब का, ये तखल्लुस शौक करते थे। मतलब कौन? गुलाम रसूल साहब। इनके एक उस्ताद थे गुलाम रसूल साहब, वो तखल्लुस करते थे शौक, और शौक के ही वजन पे इब्राहिम साहब ने अपना तखल्लुस को मुंतखब किया था ज़ौक़। ये भी पॉइंटेड बात है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। तो यहाँ तक के बात समझ में आ गई आप लोगों को। शौक के बाद ज़ौक़ ने, शौक के बाद मतलब इन्होंने शौक साहब से इस्लाह सुखन तो लिया, शायर कहने का अंदाज क्या होना चाहिए, तरतीब क्या होनी चाहिए, इस्लाह तो लिया इन्होंने। लेकिन इनके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो फिर ये नंबर आता है शाह नसीर साहब का। मतलब शौक के बाद, गुलाम रसूल साहब के बाद इन्होंने जो इस्लाह लिया था वो शाह नसीर साहब से इस्लाह लिया था। यहाँ तक के बात समझ में आ गई। जफर, देखिए अब यहाँ पे बात याद रखिएगा। जफर साहब जो थे, मतलब ये वली मिर्जा जो थे, शहजादे वली जो थे मिर्जा अबू जफर साहब, तो जफर साहब जो थे ज़ौक़ से पहले शाह नसीर से, मतलब शाह नसीर से शायरी में इस्लाह लिया करते थे, या फिर कह दीजिए कि जफर साहब जो थे ये ज़ौक़ से पहले शाह नसीर साहब के शागिर्द थे, और ज़ौक़ के बाद मतलब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बाद इन्होंने किसी का इंतखाब किया था, वो मिर्ज़ा गालिब साहब थे, जहाँ से ये मशवरे सुखन लिया करते थे। वही मशवरे सुखन मतलब शेर व शायरी में इस्लाह लेने का। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अबू जफर साहब जो थे, जो क्या शाह वली, शहजादे वली जो थे अबू जफर, ये ज़ौक़ से पहले किससे इस्लाह सुखन लिया करते थे और ज़ौक़ के बाद किससे लिया करते थे। तो ज़ौक़ से पहले याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया शाह नसीर साहब थे, और ज़ौक़ के बाद जो इन्होंने लिया वो मिर्ज़ा गालिब साहब से लिए थे। ये बात याद रखिएगा जहन में। तो इन्होंने जब अबू जफर साहब ने जब इनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली, तो इख्तियार करने के बाद इनको 4 रुपए हर महीना तनख्वाह के तौर पर दिया करते थे। कितना देते थे? 4 रुपया हर महीने इनको तनख्वाह के तौर पर मुकर्रर किया था, और वो इनको देते थे। यहाँ तक के बात समझ में आई। आगे देखिए, ज़ौक़ का कलाम दिल्ली के रोजमर्रा और मुहावरे के लिए सनद गर्दाना जाता है। दैट्स अ वेरी VVI क्वेश्चन सही है, ये याद रखिएगा। ज़ौक़ का कलाम दिल्ली के रोजमर्रा और मुहावरे के लिए सनद गर्दाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा, सनद गर्दाना जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देख लें तो ज़ौक़ गालिब के दरमियान मुआशराना चश्मक हुआ करते थे। अभी एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ रहे कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब का अहम असर शायर का नाम बताइए, तो हम असर शायर के अगर नाम की बात कर लें तो ये आते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब। मिर्ज़ा गालिब साहब इसलिए आते हैं कि इनकी सन 1789 में पैदाइश हुई है, और 1797 में मिर्ज़ा गालिब साहब पैदा हुए थे। इनकी वफ़ात की अगर हम लोग बात कर लें सन 1854 में इनकी वफ़ात हुई थी, और अगर हम लोग मिर्ज़ा गालिब साहब की बात कर ले तो मिर्ज़ा गालिब साहब सन 1869 में वफ़ात किए थे। तो ये दोनों ऑलरेडी क्या थे? हम असर थे। हम असर होने का मतलब होता है कि एक ज़माने से दोनों का ताल्लुक़ है, ये दोनों एक ही ज़माने से बिलोंग करते हैं। 1789, 1797, 1854, 1869। तो ये याद रखिएगा, ज़ौक़ गालिब के दरमियान, ज़ौक़ और गालिब के दरमियान मुआशराना चश्मक हुआ करते थे। यहाँ तक के बात समझ में आ गई। मिर्ज़ा इलाही बख्श खां मारूफ भी ज़ौक़ से मशवरे सुखन किया करते थे। अब 2 लोग आ गए, एक तो ऊपर में थे हमारे शाह नसीर साहब शाह नसीर ने बल्कि सॉरी अबू जफर साहब, और अब अबू जफर साहब के बाद मिर्ज़ा इलाही बख्श खां, ये भी जो थे ज़ौक़ से मशवरे सुखन किया करते थे। आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात कर लें, ऊपर में मैंने लिख रखा है, देखिएगा जरा सा। अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन कि खाकानी हिंद का खिताब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब को किसने दिया था,
तो ये बात याद रखिएगा, इनको खाकानी हिंद का खिताब देने वाले अकबर शाह सानी साहब हैं। कौन है? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि खाकानी हिंद का खिताब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब को किसने दिया था? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, शाह सानी, अकबर शाह सानी साहब ने दिया था। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा इनके साथ, जब बहादुर शाह जफर मतलब अकबर शाह सानी के बाद जब बहादुर शाह जफर तख्त नशी हुए, जब इन्होंने तख्त नशी अख्तियार कर ली, जब ये गद्दी पर आए, जब ये बादशाह का जिम्मेदारी को इन्होंने अपने कंधे पर लिया, तो इन्होंने क्या किया कि ज़ौक़ को सल्तनत का मलिक शोरा मुकर्रर कर दिया। क्या कर दिया? अब ये पॉइंट आपको याद रखने वाली है कि खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया, तो वो याद रखिएगा अकबर शाह सानी। और ये आपसे पूछ ले कि ज़ौक़ को मलिक शोरा का खिताब किसने दिया था, तो बहादुर शाह जफर ने दिया था। और इनकी जो सैलरी थी 2 रुपए से बढ़ा करके 4 रुपया हर महीने कर दिया था। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। अब एक बात याद रखिएगा, ज़ौक़ ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़सायद में पिरोया है। अपने क़सायद में पिरोया मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के इस्तिलाहात को, मतलब सिर्फ शेर व शायरी की बात नहीं, बल्कि इनके अलावा और भी जो उलूम व फ़नून थे और भी सारी चीज़ें जो थी, इन्होंने उन सारी चीज़ों को इस्तिलाहात के साथ अपने क़सायद में पिरो दिया है। मतलब एक तर्ज ज़िंदगी को इन्होंने उतार दिया, हर उलूम व फ़नून को इन्होंने यहाँ पे क़सायद के अंदर अपने क़सायद के अंदर रखा। और ये याद रखिएगा, अगर हम लोग बात कर लें ज़ौक़ और गालिब साहब के बारे में, तो इन दोनों में हमेशा ना इस बात का या फिर कह दीजिए इस बात का कि इन दोनों के अंदर हमेशा एक तरह से तजावुज़ करने का, या फिर कह दीजिए कि आपस में एक दूसरे का हम लोग कहते हैं ना अपने मामूली बात में कि हम दोनों में मुकाबला रहा। मुकाबला ऐसा कोई मुकाबले का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन इन दोनों में हमेशा इन चीज़ों को लेकर के रहा। जैसे ज़ौक़ साहब और गालिब साहब के दरमियान यहाँ पे लिखा हुआ मुआसराना चश्मत, मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी अना वाली बीमारी थी, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग अना वाली बीमारी ना करके फिर ये कह सकते हैं हम लोग कि इन दोनों में मतलब हु इज़ द बेस्ट या हु वाज द बेस्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा चलता रहा। जैसे इनके एक शायर से अंदाज़ा मिलता है हम लोगों को कि जैसे इन्होंने अंदाज़े तकल्लुम में, जैसे इन्होंने कहा किसने कहा, मिर्ज़ा गालिब ने क्या है कि हम सुगनफा में हैं गालिब की तरफदार नहीं। ये याद रखिए गालिब का मिसरा है, हम सुगनफा में हैं गालिब के तरफदार नहीं, देखे कोई कह दे कोई सेहरे से बड़ा बढ़कर सेहरा। तो इनका जवाब इन्होंने दिया, किन्होंने? ज़ौक़ साहब ने दिया। अगर हम लोग इसको ऐसे कर लें कि ये वाला मिसरा जो है ज़ौक़ साहब का है, ये वाला मिसरा ज़ौक़ साहब का है, और इधर वाला मिसरा की अगर हम लोग बात कर ले तो गालिब साहब का है, गालिब साहब का है। तो अगर इनके बारे में हम लोग बात कर लें तो जिनको दावाए सुखन हो ये सुना दो उनको। कौन कह रहे हैं? ज़ौक़ साहब जवाब दे रहे हैं मिर्ज़ा गालिब साहब को कि जिनको दावाए सुखन हो ये सुना दो उनको, देखो इस तरह से कहते हैं सुखनवर सेहरा। मतलब ये कहते हैं, ये एक मरतबा की बात ऐसी थी, अब सुनिएगा जरा गौर से। क्या था बात? ये था कि सन 1852 में गालिब ने शहजादे जमा बख्त की शादी के मौके पर मलके ज़ीनत के महल में उनकी फरमाइश के मुताबिक एक सेहरा लिखा। किसने लिखा? मिर्ज़ा गालिब ने। कब लिखा? सन 1852 में। कब लिखा? सन 1852 में। और याद रखिएगा ज़ौक़ की वफ़ात सन 1854। तो इन्होंने उनके मलके ज़ीनत के महल की फरमाइश से एक सेहरा लिखा, और वो सेहरे का जो मक्ता था मतलब इस तरह था, जो उन्होंने कहा कि हम सुखनफा में हैं गालिब की तरफदार नहीं। मक्ता, अब मक्ते के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब शायर अपना तखल्लुस को इस्तेमाल कर ले उसे हम मक्ते का शेर कहते हैं। तो हम सुखनफा में हैं गालिब के तरफदार नहीं, देखे कोई कह दे कोई सेहरे से बढ़कर सेहरा। तो इसी पर ज़ौक़ ने ये जवाब दिया था। इस पर ज़ौक़ ने भी जवाबन एक सेहरा कहा, जिसका एक शेर ये है कि जिनको दावाए सुखन हो ये सुना दो उनको, देखो इस तरह से कहते हैं सुखनवर सेहरा। तो इसका मतलब हम लोग बताए ना कि हर जमात में
हर ग्रुप में, हर गिरोह के अंदर एक बात हुआ करती थी हम लोगों के ज़माने में। इनका अंदाज़ तकल्लुम जो था एक तरह से तंजिया था, मतलब इस तरह के बदले के आग में नहीं हुआ करते थे हम लोगों की तरह के बदले के आग में झुलस रहे कि नहीं उन्होंने ऐसा कर दिया हम कैसे नहीं उनको जवाब देंगे, इस तरह की बातें, इस तरह की थॉट नहीं थी। बट इन्होंने एक अंदाज दिखलाया कि देखो गालिब साहब, सेहरा कहने का जो विधि है, तरीका है, देखो किस तरह से कहा जाता है। दरअसल उन्होंने एक तरह से तंज किया था उनके ऊपर, बस यही बात है। अब देख लेते हैं आगे में हम लोग जो बात कर लेते हैं। मैं यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर लिया। ज़ौक़ ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में पिरोया है। बात यहाँ तक के समझ में आ गई। आज का पॉइंट हम लोगों का क्या क्या था, बहुत अच्छा पॉइंट है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इस पे हम लोग बात कर लें कि ज़ौक़ साहब की पैदाइश सन 1789 कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में। तुम लोग भी रिपीट करोगे बीच बीच में, जल्दी जल्दी आप लोग भी बोलने का कोशिश कीजिएगा, रुकना नहीं है किसी को, बताते रहना है, इंशाल्लाह यही याद कराएंगे आपको। इसके लिए अलग से फिर क्लास लेने के लिए या फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इनकी पैदाइश सन 1789 कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में। इनकी वफात सन 1854 में कहाँ वफात पाए, तो याद रखिएगा ये दिल्ली में ही वफात पा गए थे, मतलब यहाँ से ये निकल करके नहीं गए थे। आगे इनके बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट हम बताने वाला हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। और इनके वालिद का नाम तो याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बन जाता है, जैसे मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब हो गए, ये ज़ौक़ साहब हो गए, इनके वालिद का भी नाम दे देता है और आगे में मैच द कॉलम करके कहता है कि मिलाइए कि मतलब कौन किसके वालिद थे, तो वहाँ पे भी ध्यान में रखिएगा। तो इनके जो वालिद थे शेख मोहम्मद रमदान, इब्तदाई तालीम इन्होंने कहाँ से लिया था, गुलाम रसूल साहब से। और अगर इनके शायरी को उस्ताद, शायरी में इस्लाह करने वाले जो थे वो शाह नसीर साहब थे। और दस्तियाती अगर उस्ताद की हम लोग बात कर लें तो कौन थे, वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब थे, मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब थे। शहजादा वली मिर्जा अबू जफर के दरबार तक इनको रसाई देने वाला, इनको पहुँचाने वाला, इनको वहाँ से मुंसलिक करने वाले इन्हीं के एक बचपन के दोस्त मिर कालिम साहब थे, जो इनकी रसाई अबू जफर के दरबार से कराया था। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो जफर जो थे ज़ौक़ से पहले शाह नसीर से इस्लाह सुखन लिया करते थे और ज़ौक़ के बाद मिर्जा गालिब साहब से। उसके बाद अगर हम लोग देख लें तो बहादुर शाह जफर ने तख्त नशी के बाद इनको मलिक शुरा के खिताब से नवाजा था। एक बात याद रखिएगा, खाकानी हिंद का खिताब इनको अकबर शाह सानी साहब ने दिया था, अकबर शाह सानी साहब ने दिया था। और मलिक शुरा का खिताब बहादुर शाह तख्त नशी होने के बाद दिया था और इनकी सैलरी में भी कुछ बढ़ोतरी कर दी थी। ये याद रखिएगा। कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे शायर या कौन ऐसा कसीदा वो शायर हैं जिन्होंने अपने वतन को कभी छोड़कर कहीं गए नहीं, तो वो याद रखिएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब थे। इन्होंने कभी अपनी जगह को छोड़ करके कहीं गए नहीं। देखिए इन्होंने एक बात कही थी, एक बहुत पॉइंटेड बात कही थी, तो ज़रा इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि हैदराबाद के एक दीवान महाराजा, उनका नाम क्या था, देखिए सुनिएगा जरा सा। हैदराबाद के दीवान महाराजा चंदूलाल थे, चंदूलाल शादा, इनका नाम क्या था, चंदूलाल शादा। मतलब उस समय ये क्या बताया, हैदराबाद के एक तरह से कह सकते हो कि बादशाह थे या फिर मतलब काफी पहुंच के इंसान थे। चंदूलाल शादा नाम था उनका। तो उन्होंने इनकी शोहरत बहुत ज्यादा सुना। अब मतलब एक तरह से इतने उलूम व फ़नून को जानने वाले थे, इतने महारत हासिल रखा करते थे, तो डेफिनेटली है कि उनको हर कोई पहचानता, हर कोई उनकी शोहरत हुई। मतलब दिल्ली से बाहर जब उनकी शोहरत हुई उस समय जब दिल्ली से बाहर इनकी शोहरत हुई, जब इनके नाम जब बाहर में जब फैला, तो उस समय जो ये थे चंदूलाल शादा ने तो इनकी शोहरत को सुन करके ज़ौक़ को हैदराबाद बंदो किया। उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आ जाइए ज़रा सा हमारे दरबार से भी आप मुंसलिक हो जाइए। तो ज़ौक़ साहब बड़ा मज़ाहिया अंदाज में या तंजिया अंदाज में जवाब देते हैं उस बादशाह को और कहते हैं कि गर्चे है मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन। क्या बोल रहे, मतलब उस समय दक्कन के अंदर, दक्कन का इब्तदाई ज़माने से हम लोग पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं, दक्कन का नाम जहाँ शेर व शायरी का नाम आया, जहाँ किसी भी असनाफ़ सुखन की बात आ जाए
कसीदा हो, मरसिया हो, मसनवी हो, गजल हो, किसी तरह के असनाफ सुखन की बात आ जाए, असनाफ सुखन की बात आ जाए, तो उसमें दकन का नाम एकदम अव्वल दर्जे पर होता है, सबसे ऊपरी हिस्से पर अगर होता है तो ये दकन का होता है। तो ये बोल रहे हैं, ज़ौक़ साहब बोल रहे हैं कि गर्चे है मुल्के दकन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ये कौन कह रहे हैं? ज़ौक़ साहब कह रहे हैं, और ये उनका जवाब दे रहे हैं। किन का? चंदू लाल शादा। ये याद रखिएगा, ये नवाब का नाम याद रखिएगा, चंदू लाल शादा। कहाँ के थे? हैदराबाद से। जब ज़ौक़ की शोहरत को इन्होंने सुना, तो ज़ौक़ की शोहरत को सुनने के बाद इन्होंने चाहा कि इनको भी मैं मद्दऊ कर लूँ, हैदराबाद के इलाके में बुला लूँ, यहाँ अपने दरबार से इनको मुंसलिक कर दूँ। तो इन्होंने उनको जवाब देते हुए कहा कि गर्चे है मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, एक से बढ़ करके एक वहाँ पे सुखनदान लोग हैं, एक से एक महारत रखने वाले लोग हैं, लेकिन कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। लेकिन सॉरी फॉर दैट कि मैं वहाँ नहीं आ सकता, हम जहाँ पर हैं वहीं पे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आई नो सारी चीज़ें क्लियर हो गया। हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में कि इनको खानी हिंद का तखल्लुस, खानी हिंद का खिताब किसने दिया था, या लक़ब किसने दिया था। तो अभी मैंने आपको बताया कौन थे वो, अकबर शाह सानी। अगर हम लोग बात कर लें कि मलिकुश शोरा का खिताब किसने दिया था, तो बहादुर शाह जफर साहब ने। और बहादुर शाह जफर कब दिए थे इनको, तो ये भी पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि जब वो तख्ते नशी हुए थे, जब वो बादशाह का गद्दी को संभाला था, जिम्मेदारी को संभाला था, उस समय इन्होंने दिया था। चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी लिख लेते हैं। ज़ौक़ के कारनामे। अब ज़ौक़ के कारनामे क्या क्या थे, मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या नहीं लिखा, इनके कौन कौन सी किताबें हैं, और इनके मुतालिक बहुत सारे मुख्तलिफ आरा व ख्यालात हैं। वो सारे तो मैं नहीं लिखाऊंगा, सारे लिखाने के चक्कर में आप बहुत परेशान हो जाइएगा। तो बस इतना कोशिश कीजिए कि जो इम्पोर्टेंट इनके बारे में अक़वाल हैं उनको सिर्फ हम लोग याद कर लेंगे, या उनको 2-3 बार देख लेंगे, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह हम लोगों को याद हो जाएगा, और एग्जाम के लिए हमारे लिए एनफ होगा। इतनी बात समझ में आ गई मेरी? अरे यार तुम लोग बोला भी करो प्लीज, बीच बीच में बोल भी दिया कीजिए। क्लास अच्छा लगता है तो शेयर भी किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर किया कीजिए। तो देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं ज़ौक़ के कारनामे के बारे में, तो देखिए जो पॉइंटेड बात है ना, मैं उसी को ऑलरेडी आपके सामने नोट डाउन करने का कोशिश करूंगा। इनके कारनामे की अगर हम लोग बात कर लें ज़ौक़ साहब के, ऐसे तो इसमें हम बात करेंगे, आपको सिर्फ समझाएंगे, बताएंगे, पेन का कम इस्तेमाल करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, आप कोशिश कीजिएगा लिखने का। जब हम लोग इब्तदाई तालीम हासिल किया करते थे ना, जब बचपन में जैसे मदरसे वगैरह में, मकतब वगैरह में जाते थे, या फिर स्कूल वगैरह में जाते थे, तो हम लोग के जहन में एक बात है, या फिर हमारे गार्जियन का भी ये थॉट हुआ करता था कि जब हम लोग पढ़ करके आते थे तो हमारे वालिदैन ना कॉपी किताब खोल करके देखा करते थे कि बच्चा कितना पढ़ करके आया है। मतलब वो इस चीज को मेजर किया करते थे कि कॉपी किताब में अगर 2-4-10 पेज लिखा हुआ तभी मानेंगे कि बच्चा पढ़ के आया है। तो वो दिमाग में हम लोग भी अपना थॉट ना रखें कि कॉपी भरना मकसद है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को माइंड के अंदर एब्जर्व करने की सलाहियत पैदा कीजिए कि कोई चीज़ अगर हम सुने तो वो माइंड में हमेशा के लिए बैठे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कॉपी किताब लेकर के आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है, आपका दिमाग में कितने पॉइंट हैं इनको लेकर के आपको जाना है। तो याद रखिएगा, ज़्यादा दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए, ना कि कॉपी किताब में। और कॉपी किताब में अगर लिख दीजिएगा तो मालूम चला आपके इलाके में कोई आया, कोई सामान बेचने वाला, किसी तरह के मालूम चला घर का छोटा भाई, छोटा बच्चा, भतीजा भतीजी उठा करके दे दिया उसी को, तो मालूम चला कि आपका ज़ौक़ से आपका सारा का सारा कसीदा आपकी सम पपड़ी वाले के पास, खिलौने वाले के पास। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश ये कीजिए कि आपका सारा का सारा पॉइंट माइंड में बैठे। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनके बारे में अगर बात कर लें तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम सैयद आशिक निहाल चिश्ती है। एक बात याद रखिएगा, ये पॉइंट लिखने वाली है, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि ज़ौक़ के कारनामे में अगर हम लोग बात कर लें तो एक कसीदा जो इन्होंने एक बुजुर्ग सैयद आशिक निहाल चिश्ती के मदह में लिखी है,
इनके तमाम कसीदे जितने भी इन्होंने कसायद लिखे हैं वो सारे के सारे अकबर शाह सानी और अबू जफर बहादुर शाह की मदह में हैं। किसके बारे में? अबू जफर बहादुर शाह के मदह में और अकबर शाह सानी के मदह में है। सिर्फ एक वो याद रखिएगा, सिर्फ एक इनका कसीदा निहाल चिश्ती, एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था सैयद आशिक निहाल चिश्ती, सैयद आशिक निहाल चिश्ती। इनके अलावा इन्होंने जितने भी कसायद लिखे हैं वो सारे के सारे कसायद जो थे इनके वो टोटल अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर के मदह में लिखे हैं। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग बोले ज़ौक़ के कसायद की तादाद के मुतालिक आज़ाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का मानना है, इनका कहना है कि अगर इनके कसायद को अगर इकट्ठा किया जाता, अगर जमा किया जाता, अगर इनको रखा जाता, तो बता रहे कि खाकानी हिंद के कसायद न खाकानी शिरवानी से दो चंद होते हैं। मतलब ये समझ में आ रही है बात? मतलब ये समझ लीजिए कि अगर इनके बहुत सारे किताबें ऐसी थी, बहुत सारे कसायद इनके ऐसे थे जो ऑलरेडी क्या हो गए थे और इकट्ठा ना होने की वजह से गुम हो गए थे। मतलब मालूम ही नहीं लोगों को कि कितने ज़्यादा हैं, क्या हैं। अगर यही बोल रहे हैं कि अगर मालूम होता तो खाकानी हिंद के वन मिनट प्लीज, शायद आपको देखने में दुश्वारी हो रही है, तो थोड़ा सा मैं ऑलरेडी आपका प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको क्लियर दिखता हो, सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होगी। मेरे ध्यान में बात नहीं थी, 2 मिनट लगता है, 4 मिनट बीच में ऑलरेडी हो गया, तो उसके लिए चिंता नहीं करेंगे। मैं तो जब कई चीज़ें ऐसी है जो ऑलरेडी रिपीटेशन इतना दे रहा हूँ कि ध्यान में बैठता होगा आपका। तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो कसायद ज़ौक़ की अगर हम लोग बात कर लें तो मुरत्तबा डॉक्टर सरशाह मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक ज़ौक़ के कसायद जो हैं वो टोटल 30 हैं। ये बताते हैं कि इनके जो टोटल हैं वो 30 कसायद हैं। और वो कौन कहते हैं? शाह मोहम्मद सुलेमान। शाह मोहम्मद सुलेमान इनकी किताबों का ये मुरत्तब करते हैं, तरतीब इन्होंने दी है। तो इन्होंने क्या है कि कसायद जो हैं इनके ज़ौक़ साहब का जो कसायद हैं वो इनकी तादाद 30 है। यहाँ तक कि इनके 2-3 चीज़ें थी जो ऑलरेडी हमको याद रखना है। इन्होंने एक बात ये बताई, इनके बारे में एक बात ये कही गई है कि इनके जितने भी कसायद हैं वो सारे के सारे कसायद इन्होंने अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर की मदह में लिखा है। सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो एक बुजुर्ग थे सैयद आशिक निहाल चिश्ती, उनके बारे में नहीं, उनकी मदह में उन्होंने लिखा है। बस यही पॉइंट हमको याद रखना है। अगर इनके हम लोग बात कर लें ज़ौक़ के मुख्तलिफ आरा व ख़यालात, ज़ौक़ के बारे में, ज़ौक़ के मतलब ये पॉइंट हम लोगों को सीखना है। ज़ौक़ के बारे में मुख्तलिफ आरा व ख़यालात, ये हमारे लिए जरूरी है। हम बोलते जाएंगे, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को, ज्यादा नहीं। ज़ौक़ के बारे में मुख्तलिफ आरा व ख़यालात, अगर इसके बारे में हम लोग बात कर लें तो देखिए पहला हम लोग लिखते हैं ज़ौक़ के बारे में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि उर्दू नज़म का खानम, उर्दू नज़म का खानम करार दिया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को। तो पहला कौल ये याद रखिएगा कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू नज़म का खानम कहा है ज़ौक़ साहब को। अगर उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो
उर्दू के नक्काशी में मिर्ज़ा मौसूफ से याद रखिएगा, यहाँ पे सौदा साहब हैं। कसीदे पर दस्तकारी का हक अदा कर दिया। इनके बाद शेख मरहूम ज़ौक़ के सिवा किसी ने इस पर कलम नहीं उठाया और उन्होंने मुरक्का को ऐसे ऊंची मेहराब पर सजाया कि जहाँ किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ही ये भी कौल है। तो ये दोनों कौल को इनके साथ शामिल कर लीजिए। अनवरी ज़हीर ज़ुहूरी, इसी तरह उर्फ़ी फ़ारसी आसमान पर बिजली होकर चमकते हैं। लेकिन इनके कसीदे का मतलब ये कि इब्राहिम ज़ौक़ साहब के कसीदे, इनके कसीदे जो हैं अपनी कड़क दमक से हिंदी की ज़मीन को आसमान कर दिखाया मोहम्मद हुसैन आज़ाद। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बताता चलूँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब इनके शागिर्द भी रह चुके हैं। किनके? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब का। आगे चल कर हम लोग पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आप लोगों को। तो डेफिनेटली ये होता है कि जो हम जिसके शागिर्द होते हैं वो अपने उस्ताद के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, काफ़ी उनको जानकारी होती है, काफ़ी मालूमात होते हैं। तो इसी वजह से ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, इनके बारे में या इनकी तारीफ की जो पुल बांध रहे हैं, रीज़न इज़ दैट कि उनके पास रहने की वजह से, उनकी सोहबत में रहने की वजह से इनकी इंफॉर्मेशन जो ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ये यही वजह था कि ये उनके शागिर्द थे। ये बात याद रखिएगा। एक बहुत अच्छा कौल है, इसको याद रखिएगा आप लोग। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के बाद कसीदा गोई में शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर आता है। क्या कह रहे हैं कि अगर सौदा के बाद किसी का नंबर आता है कसीदा गो शायर में, तो वो ज़ौक़ का ही नंबर आता है। मगर इन दोनों शायर के अंदर पहाड़ और टीले का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? पहाड़ और टीले का फ़र्क है। ये कहते हैं इमदाद इमाम असद। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछ लूँ, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में इमदाद इमाम असर का कौल था, ज़रा से याद है? कल के क्लास में मैंने बहुत रिपीटेशन दिया है। अगर आपको याद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताइए, वन टाइम आप ज़रूर बताने की कोशिश करें। तो इनका ख्वाल में बात कर रहे हैं, बदेना ख्वाल, और ऐसा करते हैं हम लोग इंशाल्लाह इनके अक़वाल के ऊपर, और ये ध्यान में रखिएगा। और फिर इनके दाखिले निसाब जो कसीदे हैं उन पर भी तो हम लोग बात करना है। तो शायद हमारा जो वीडियो है, क्लास है, ये ज़्यादा तूल ना पकड़ ले, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इस वजह से आज की क्लास हम लोग यहीं पे तकमील करते हैं, मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। कल के क्लास में दो चीज़ें हम लोग बात करेंगे। इनके अक़वाल के बारे में कई सारे अक़वाल हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको इंशाल्लाह हम समझाने की कोशिश करेंगे। और इनके अंदाज़े तकल्लुम, जो मतलब कसीदा जो इनके निसाब में शामिल है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहचाना था कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो कसीदा उनको हम कैसे पहचानेंगे, इसी तरह इस कल की क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि ज़ौक़ साहब का अंदाज़े तकल्लुम है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। मैंने कल ही कहा था कि सारे शोरा किराम का अशआर को याद करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और क्वेश्चन ऐसे फॉर्म किए जाते हैं कि एक मिसरा दे दिया जाता है, दूसरा मिसरा आपसे पूछा जाता है, या सेकंड वाला मिसरा दिया जाता है, इसका अव्वल मिसरा आपसे पूछा जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास हमारा और लंबा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इंशाल्लाह इस क्लास को हम लोग कल के क्लास पे पार्ट 2 में लेकर के आते हैं। इंशाल्लाह कल के क्लास में इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं जाते जाते आप लोगों को बता दूँ, अगर क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी छोटी सी सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। और मेरी बात जो मैंने इब्तदाई चंद कलिमात के अंदर मैंने अपनी बात रखी थी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्ज़ाम के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में, किसी पर्सनल गवर्नमेंट को मैंने नहीं बोला, पूरे हिंदुस्तान की बात मैंने कर रखा है इसके बारे में। यहाँ का जो सिस्टम है उनको सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इस वजह से मैंने बात की है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में। दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।